स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जहर और जिंदगी पर, जहां हम लाते हैं भारत की उन सच्ची और डरावनी कहानियों को जिनके बारे में लोग सुनना तो चाहते हैं लेकिन अकेले सुनने की हिम्मत नहीं करते। तिहाड़ जेल दिल्ली की धड़कन का एक ऐसा हिस्सा जो अपनी ऊंची दीवारों और कांटेदार तारों के लिए जाना जाता है। ये सिर्फ एक जेल नहीं बल्कि उन अनगिनत जिंदगियों का मूक गवाह है जो यहाँ अपनी गलतियों, मजबूरियों और अधूरे सपनों के साथ कैद हैं। यह कहानी है रमेश की, एक साधारण गांव के लड़के की जिसका जीवन तिहाड़ की सलाखों के पीछे एक अनकही दास्तान बन गया। यह न केवल उसकी कहानी है बल्कि तिहाड़ के उन सैकड़ों दिलों की भी जो सजा, सुधार और उम्मीद के बीच जूझ रहे हैं। सूरज की पहली किरणें तिहाड़ की धूसर दीवारों पर पड़ रही थीं। सुबह के 7 बजे जेल का सायरन गूंजा, जो हर कैदी के लिए एक नए दिन का कठोर संदेश था। कैदी नंबर 472 यानी रमेश अपनी छोटी सी कोठरी में बैठा था। कोठरी 8 फुट लंबी और 6 फुट चौड़ी थी, जिसमें एक पतली चटाई, एक पुराना कंबल और एक टूटी बाल्टी उसका पूरा संसार थी। दीवारों पर पिछले कैदियों के खुरचे निशान थे और रमेश ने भी अपने दिन गिनने के लिए निशान बनाना शुरू किया था। 3 साल, 4 महीने और 17 दिन। रमेश हरियाणा के एक छोटे गांव का रहने वाला था। उसका परिवार साधारण था। माँ दिन रात मेहनत करती थी, पिता बीमारी से जूझ रहे थे और छोटी बहन की हंसी उसकी दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। रमेश का सपना था कि वह दिल्ली में नौकरी कर अपने परिवार को गरीबी से निकालेगा, लेकिन दिल्ली की चकाचौंध ने उसे भटका दिया। बेरोजगारी और भूख ने उसे एक रात चोरी करने को मजबूर किया। वह पकड़ा गया और कोर्ट ने उसे तिहाड़ भेज दिया। रमेश की आंखों में उदासी थी, लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद की चिंगारी जल रही थी। हर रात वह अपनी कोठरी में लेटकर गांव की यादों में खो जाता। खेतों की हरियाली, माँ की रोटियां और बहन की हंसी। क्या वह फिर कभी उस जिंदगी को जी पाएगा? यह सवाल उसे कचोटता था। एक पुराने कैदी ने उससे कहा, तिहाड़ तुझे अपनी कहानी लिखना सिखाएगा। इस बात ने रमेश को सोचने पर मजबूर किया कि शायद यह सजा उसकी जिंदगी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। तिहाड़ में जिंदगी एक कठिन इम्तिहान थी। सायरन के बाद कैदियों को बैरक से बाहर निकाला जाता। नाश्ते में सख्त रोटियां और पतली दाल मिलती, जो पेट कम और निराशा ज्यादा भरती थी। इसके बाद काम का समय था। कुछ कैदी बुनाई करते, कुछ जूते बनाते तो कुछ को जेल के बगीचे में भेजा जाता। रमेश को बगीचा सबसे प्रिय था। वहां की मिट्टी उसे गांव की याद दिलाती थी। बगीचे में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी छाया में कैदी सुकून के पल चुराते थे। यहीं रमेश की मुलाकात अब्दुल चाचा से हुई। 65 साल के अब्दुल चाचा तिहाड़ के सबसे पुराने कैदियों में से एक थे। उनकी आंखों में अनुभव की चमक थी। वह रमेश को अपनी जवानी की कहानियां सुनाते, कभी अपने कारोबारी दिनों की तो कभी तिहाड़ के पुराने कैदियों की। एक दोपहर बरगद के नीचे अब्दुल चाचा ने कहा, बेटा, तिहाड़ सिर्फ सजा की जगह नहीं, एक पाठशाला है। यहां जिंदगी तुझे वो सबक सिखाएगी जो बाहर की दुनिया नहीं सिखा सकती। रमेश ने उनकी बातों को दिल से लिया। उसने सोचना शुरू किया कि शायद तिहाड़ उसे कुछ दे सकता है, शायद एक मौका अपनी गलतियों को सुधारने का। उसने बगीचे में और समय बिताना शुरू किया, जहां वह मिट्टी को छूकर अपने गांव की यादों को जीवित रखता। बरगद का पेड़ उसका दोस्त बन गया, जिसके नीचे वह अपनी जिंदगी के बारे में सोचता। अब्दुल चाचा की बातों ने रमेश में एक नई चिंगारी जलाई। उसने तिहाड़ की छोटी सी लाइब्रेरी में समय बिताना शुरू किया। धूल भरी किताबों में उसे एक नया संसार मिला। गांधी की आत्मकथा, नेहरू की भारत एक खोज और भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों ने उसे प्रेरित किया। उसने जेल के शिक्षा कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लिखना पढ़ना सीखा। हर रात मध्यम लालटेन की रोशनी में वह अपनी डायरी में तिहाड़ की जिंदगी, कैदियों की कहानियां और अपनी उम्मीदें लिखता। एक दिन जेल के वार्डन श्रीवास्तव साहब ने उसकी डायरी देखी। सख्त मिजाज के श्रीवास्तव साहब रमेश की लिखावट और कहानियों से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे जेल के सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी कहानी पढ़ने का मौका दिया। रमेश ने मंच पर अपनी कहानी तिहाड़ की सलाखों में इंसानियत पढ़ी, जिसमें उसने जेल के भीतर की दोस्ती, भाईचारा और छोटी छोटी खुशियों को बयां किया।
सभागार में सन्नाटा छा गया और कई कैदियों की आंखें नम हो गईं। तालियों की गड़गड़ाहट ने रमेश का हौसला बढ़ाया। रमेश ने देखा कि तिहाड़ सिर्फ सजा की जगह नहीं थी। यहाँ होली पर कैदी एक दूसरे को रंग लगाते, रक्षाबंधन पर बहनें राखी बांधने आती। इन पलों ने उसे सिखाया कि सलाखों के पीछे भी जिंदगी जीवित है। उसने बगीचे में फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता बनाया और लाइब्रेरी में रखा, ताकि हर कैदी को सुंदरता की याद रहे। तिहाड़ एक छोटा सा समाज था। हर कैदी की अपनी कहानी थी। कोई बीमार माँ के लिए चोरी करने को मजबूर हुआ तो कोई गलत संगत में फंस गया। रमेश ने इस समुदाय का हिस्सा बनना सीखा। उसने एक लेखन समूह बनाया जहाँ कैदी अपनी कहानियां साझा करते। वह दूसरों की कहानियां सुनता और उन्हें कागज पर उतारता। उसने देखा कि तिहाड़ में छोटी छोटी खुशियां भी थीं। कभी जन्मदिन पर एक अतिरिक्त रोटी तो कभी किसी कैदी का गाना जो सबके चेहरों पर मुस्कान लाता। रमेश ने जेल के नियमों को समझा। यहाँ सख्ती थी लेकिन इंसानियत भी थी। उसने एक कैदी को देखा जो अपनी सजा के आखिरी दिन अपने परिवार से मिलने की खुशी में रो रहा था। उसने एक अन्य कैदी को देखा जो जेल में रहते हुए चित्रकारी सीख गया और अपनी पेंटिंग्स को बाहर भेजता था। इन कहानियों ने रमेश को प्रेरित किया कि तिहाड़ सिर्फ सजा नहीं बल्कि बदलाव की जगह भी है। रमेश की सजा का आखिरी साल चल रहा था। वह अब एक बदला हुआ इंसान था। उसने न केवल लिखना पढ़ना सीखा बल्कि दूसरों को भी पढ़ाना शुरू किया। उसकी कहानियां तिहाड़ की लाइब्रेरी में एक छोटी सी किताब के रूप में छप चुकी थीं। जेल के अधिकारियों ने उसकी मेहनत को देखते हुए उसकी सजा में कमी की सिफारिश की। एक सुबह जब सूरज की किरणें तिहाड़ की दीवारों पर बिखरीं, रमेश को वार्डन के दफ्तर बुलाया गया। श्रीवास्तव साहब ने बताया कि उसकी सजा पूरी हो चुकी है। वह आजाद था। रमेश की आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर मुस्कान। उसने अब्दुल चाचा को गले लगाया और कहा, चाचा आप सही थे, तिहाड़ ने मुझे एक नई जिंदगी दी। अब्दुल चाचा ने मुस्कुराकर कहा, जा दुनिया को अपनी कहानी सुना। रमेश तिहाड़ की दीवारों को पार कर बाहर निकला, हाथ में अपनी डायरी लिए। उसने दिल्ली में एक छोटा सा प्रकाशन शुरू किया और अपनी किताब तिहाड़ एक अनकही दास्तान छपवाई। किताब में उसने तिहाड़ के भीतर की जिंदगी, कैदियों की कहानियां और इंसानियत के रंग बयां किए। किताब ने लोगों को दिखाया कि सजा के पीड़ित आयेश ने अपने गांव में एक स्कूल शुरू किया जहां वह बच्चों को पढ़ाता और अपनी कहानी सुनाता। वह बताता कि गलतियां जिंदगी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का मौका है। तिहाड़ की दीवारें आज भी खड़ी हैं लेकिन रमेश की कहानी उन्हें पार कर चुकी है। उसकी किताब उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो मानते हैं कि उनकी कहानी अधूरी है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस जगह पर होनी चाहिए और चैनल जहर और जिंदगी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जहां जहर भी है और जिंदगी भी, बस बीच में है डर। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए बंद दरवाजों के पीछे झांकने से बचिएगा। शुभ रात्रि और सुरक्षित रहें।